प्रोसेसेस 20 पेजों का चैप्टर विद सेवरल टॉपिक्स, बेस्ट एक्सप्लेनेशन की जाएगी, कम समय में की जाएगी। शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, कम समय में विद नोट्स, एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ हम पूरे चैप्टर को कम समय में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले 10 से 12 साल के पेपर एनालाइज किए गए हैं, उसके अनुसार मैं पहले ही बता दूं चैप्टर क्लास शुरू करने से पहले कि कौन कौन से जितना मैंने लिख रखा है इसमें से क्या क्या कितने नंबर का आ सकता है। यहाँ पर देखिए मैं बताऊंगा इनका क्या है प्रोसेस पूरा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इनके अंदर से इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अमोइबा के यहाँ पर ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट भी याद कर लेना, अमोइबा का ये डायग्राम याद कर लेना। और यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर ये प्रोसेस वाला एक फॉर्मूला लिखना जो कि 1 नंबर का, यहाँ पर 2 नंबर का ये आएगा इवेंट्स ऑफ ड्यूरिंग इवेंट्स ऑक्यू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का यह हो गया। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन याद कर लेना। इसके 4 टाइप हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीडेशन। भाई मैं आपको बता दूं कि हर एक पॉइंट को डिटेल से किया जाएगा। बेस्ट एक्सप्लेनेशन नोट्स भी जरूर कर लेना। ठीक है, आप मुझे भी मैसेज कर देना, डाउट ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने व्हाट्सएप पे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी जाके आप मुझसे मैसेज करके बोल दें कि भाई हमें नोट्स चाहिए, मैं आपको दे दूंगा विद एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले 10 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, ब्रैकेट में लिखूंगा कि कितनी बार है और कितना जरूरी है। ठीक है, सही दिशा में मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं, लेसन 5th क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है। पहले इसका ही मतलब समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, वह प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जो जीवन है, जो अपना व्यतीत बहुत अच्छी तरह अपना जीवन जो सरवाइव कर सके, वह सभी प्रोसेस की यहाँ पर बात होगी। बॉडी फंक्शंस, अपनी लाइफ कैसे सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, वह उन सभी प्रोसेस की यहाँ पर बात होगी। इसके 4 प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीडेशन। लेकिन आज हम शुरुआत में सबसे पहले हम डिटेल से कवर करेंगे न्यूट्रिशन को। इनको हम न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, ऐसे करते करते हम चारों प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर डेली एक्टिविटी एंड बिल्डिंग एक्टिविटी। जो न्यूट्रिशन है वह एक प्रोसेस है बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स है, जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड के द्वारा वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और क्या करते हैं, यूटिलाइज उनको उपयोग करके एनर्जी लेते हैं। डेली एक्टिविटी बिल्डिंग, यहाँ पर देखिए हम हर रोज खाना खाते हैं ताकि हमें खाने में से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमें एनर्जी भी मिलेगी, हम अपना रोज का जो काम है वह कर पाएंगे। बिल्डिंग एक्स्ट्रा, यह हम कर पाएंगे। एग्जाम्पल, विटामिन हमें मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा, प्रोटीन हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यह बोला गया है कि न्यूट्रिशन हम खाएंगे जो कि हमें कहाँ से मिलेंगे, खाने में से मिलेंगे। ठीक है, खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम अपना डेली जो वर्क है अच्छी तरह कर पाएंगे। यह न्यूट्रिशन का डेफिनेशन और मीनिंग था, ये कुछ एग्जांपल है। और यहाँ पर अब न्यूट्रिशन के 2 टाइप हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वह होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो अपना खाना खुद बना ले। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। कहाँ से बना ले? वह बनाएंगे पानी से और सनलाइट से। कहां से, कैसे बनाएंगे? पानी से और सनलाइट से। इन्हें हम बोलेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटेरियल, पानी को और उसको सनलाइट को हम बोलेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटेरियल। ठीक है, और हेटरोट्रोपिक ठीक इसका अपोजिट है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, जो कि खुद अपना खाना स्वयं न बना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो, उसे हम बोलेंगे
हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। ठीक है, आपको यह बात समझ में, जो यह खुद बनाएंगे, यह खुद नहीं बना करके दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, अब न्यूट्रिएशन इन प्लांट मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन में क्या क्या आते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन में आते हैं पेड़ पौधे, और ठीक इसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स और अनेक और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को बहुत डिटेल से कवर करेंगे। इसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट, जैसे कि मैंने बताया प्रिपेयर देयर ऑन फूड। देखो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, मैंने बताया कहाँ से बनाते हैं अपना खाना, ये खाना बनाते हैं अपना सनलाइट से, वाटर से। ठीक है, हम पेड़ में पानी डालेंगे उसी से तो अब वह अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अपना क्वेश्चन यह कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कहां से लेते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कैसे वह उस स्टेज से अपना खाना कैसे बनाते हैं पेड़। ठीक है, ट्रीज जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वाटर से, सनलाइट से, यहाँ पर हम जानेंगे। उसका प्रोसेस है कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यहाँ पर डिटेल से समझते हैं प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, जो सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर इनऑर्गेनिक में क्या आता है, इनऑर्गेनिक में आता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसे ऑर्गेनिक यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर अब भाई एक नंबर का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था 5 नंबर का सूत्र है। यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड था और जो वाटर था, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में ही होगा यह प्रोसेस। ठीक है, बिना सनलाइट के और क्लोरोफिल के यहाँ पर नहीं होगा यह प्रोसेस। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या बना दिया गया, ग्लूकोज। ये क्या थे, इनऑर्गेनिक थे। फिर सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल बना दिया है, यानी यहाँ पर ग्लूकोज बना दिया, C6H12O6 यहाँ पर ग्लूकोज बना दिया। अब इवेंट्स ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब हमें यह कैसे पता चलेगा भैया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 बातें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यहाँ पर आप देखोगे कि जो क्लोरोफिल वर्ड है यह बार बार आ रहा है। क्लोरोफिल क्या है, इसके लिए हम इसे जानेंगे बहुत अच्छी तरह, जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, भाई ध्यान से सुनना, जगह नहीं है लेकिन जैसे बताऊं इतना ध्यान से सुनता चला। जो क्लोरोप्लास्ट है वह जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होती है ट्रीज की, उनके लीव्स के सेल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, और जो कहां पर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लीव्स के सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात तो हम क्लोरोफिल की कर रहे थे। जो क्लोरोफिल है वह क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। बात समझ में आई आपको, क्लोरोफिल कहाँ पे होते हैं, लीव्स के सेल्स के अंदर। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैसे पता चलेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो लीव्स में होते हैं। क्लोरोफिल का होता है लीव्स में होता है, पत्तों में होता है, पेड़ों के पत्तों में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, आपको यह बात समझ में, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट एनर्जी को, जो सनरेज आ रही है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उसे एब्जॉर्ब करके कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, ठीक है, वह किस में चेंज कर कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो लाइट एनर्जी है कि वह केमिकल में चेंज हो गई। ठीक है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, जिसके कारण जो वाटर था वह किस में बट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्योंकि हमें पता है जो पानी
है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है, ठीक है। जिसके कारण अगर यह पानी बट गया, सॉरी यह जो पानी वाटर डिवाइड हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसके कारण क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। रिडक्शन का मतलब है कि ऑक्सीजन का हट जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, तो वही काम हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया, इसी वजह से। अगर यहाँ पर स्प्लिट नहीं होता तो यहाँ पर ये प्रोसेस भी नहीं होता। ये क्या थे, प्रोसेसेस थे जो फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। स्टोमेटा के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर मैं 2 दिन के अंदर आपको डाल दूंगा, 3 से 4 मिनट की वह वीडियो होगी, उसमें डिटेल से डिस्कशन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल भी आने के पूरे चांस रहेंगे स्टोमेटा टॉपिक के ऊपर, स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन बनने के। अब यहाँ पर देखिए भाई, हेटरोट्रोपिक जो कि दूसरा न्यूट्रिशन है किसका, हेटरोट्रोपिक दूसरा न्यूट्रिशन किसका, न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट है हेटरोट्रोपिक, ठीक है। हेटरोट्रोपिक के भी यहाँ पर 3 पार्ट है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इनिट ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगस। सैप्रोफाइटिक जो कि टाइप है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, इसका मतलब है कि सुनो, डेड एंड डिकेइंग में से ही है अपना खाना बनाएंगे, जो चीज सड़ रही है, जो चीज मरी हुई है, उसमें से ही है अपना क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। कौन से, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगस। इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम पैरासाइटिक, इन विच द ऑर्गेनिज्म लाइव on or inside the body of their host and derives food from them without killing them। देखो यहाँ पर मॉस्किटो और यहाँ पर क्या है, लाइस यानी जू की, यहाँ पर मच्छर और जू का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यह बॉडी, कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी के बाहर भी रहती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी के अंदर रहती हैं, और वह क्या करती है, अपना खाना भी लेती है लिविंग बॉडी के अंदर से, लेकिन उस इंसान को या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करती। जैसे कि मच्छर हो गई, हमारी बॉडी से खून लेते हैं लेकिन हमें किल नहीं करते, हमें जान से नहीं मारते हैं। ऐसी मॉस्किटो और लाइस यानी जू, ठीक है। यहाँ पर जू हमारा ही है एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यानी बॉडी पे तो रहेंगे या फिर बॉडी के अंदर, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बॉडी के अंदर रहेंगे लेकिन हमें किल नहीं करेंगे। होलोजोइक जो कि तीसरा पार्ट है, इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे कि होलोजोइक, जैसे कि एग्जांपल अमोइबा और ह्यूमन बीइंग। हम अपना ही होलोजोइक जो हेटरोट्रोपिक का तीसरा पार्ट है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, उसमें मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका ही एग्जांपल ले लेता हूँ। हम खाना खाते हैं जिसे इंजेक्शन बोलते हैं, खाना पेट में जाता है, तो फिर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, खाना खाने के बाद वह हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, उसे ही हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, खाना खाया, डाइजेशन अंदर गया, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटेरियल अच्छी तरह हजम किया गया, ठीक है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन था। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन अमोइबा जो कि हेटरोट्रोपिक का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये एक अपने आप में बहुत ही स्पेशल इंपोर्टेंस लेके चल रहा है, न्यूट्रिशन इन अमोइबा, जो कि आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। उसमें आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं और मैं बताऊंगा इनका मतलब क्या है, और यहाँ पर ये डायग्राम जरूर बना देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूट्रिशन इन अमोइबा की, जो अमोइबा है वह अपना खाना कैसे बनाता है, जो कि एग्जांपल है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, क्योंकि यह दूसरे पे ही डिपेंड रहता है खाना लेने के लिए, और एटोट्रोपिक में तो खुद ही बना लेते हैं, तो ये हेटरोट्रोपिक में तो ही आएगा क्योंकि यह खुद नहीं बनाते खाना। ये अमोइबा है, अमोइबा के बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके बाहर क्या है, फूड पार्टिकल है। इससे पता चला कि यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल को अब ये खाने के लिए क्या करेगा, इसने क्या किया, अपनी ये
हाथ है, इसने अपनी जो पैर है वह कुछ इस प्रकार फैला दी, जैसे कि बीच में फूड पार्टिकल है, इसने इस प्रकार अपने हाथ और पैर फैलाए और बीच में क्या है, फूड पार्टिकल है, ताकि इसको कवर करके एकदम कर ले, इसको जकड़ ले। तो यहाँ पर फूड पार्टिकल था, इसके पास गया, इसके पास गए, इसने अपने हाथ पैर फैलाए और अगले प्रोसेस में क्या होता है, देखो इसने अपने पूरे अंदर ही ले लिया है, ठीक है। ये क्या है, ये है फूड वैक्यूल और ये क्या है बीच में, फूड पार्टिकल, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। एनसीईआरटी बुक अपनी खोल के देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक यहाँ पर, कहाँ पर गया भाई, ये पेज खोल के देखो भाई, यही है, यही डायग्राम मैंने छाप कर यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताने लग रहा हूँ। यह पेज नंबर 84 खोल लेना। और जो कि स्टोमेटा है, मैंने बताया था स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपोर्टेंट ही है, दोनों टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट, अपने आप में एक स्पेशल इंपोर्टेंस है लेकर के चलने लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, इसने फूड क्या है, इसने चारों ओर से घेर लिया है, यह फूड इसने चारों ओर से घेर लिया। अब अगले ही लास्ट प्रोसेस में देखो कि फूड पार्टिकल तो गायब हो गया, फूड पार्टिकल गायब हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, वह फूड यह धीरे धीरे से इसके पास जाता गया और इसने क्या कर लिया, इसे खा लिया। ये था अमोइबा। अब ये अमोइबा होता कहाँ पर है, ये अमोइबा होता है एक्वेटिक, यह अमोइबा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक यानी पानी, ठीक है, यह पानी के अंदर होता है अमोइबा, ठीक है। गोल प्रोसेस, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है, जिससे ही पूरा प्रोसेस, यह पूरा काम करता है अमोइबा। एक सेल होता है, उसी से ही यह पूरा प्रोसेस काम करता है। देखिए, वो प्रोसेस टेक प्लेस इन सिंगल सेल यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, और ठीक है, वो प्रोसेस टेक प्लेस इन सिंगल सेल, एक ही सेल में से ही पूरी बॉडी अमोइबा की वर्क करती है, ठीक है। और थर्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने बताया। अब इसी के अंदर हेटरोट्रोपिक का यह पहला एग्जांपल था, ये कौन सा था, एक एग्जांपल भी है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं न्यूट्रिशन, पोषण कैसे लेते हैं, उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। एक कुछ समय दीजिएगा, बोर्ड इरेज करके मैं अभी की अभी आपको मैं डायग्राम बना करके देता। अब हम करेंगे न्यूट्रिशन का जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, जिसमें डायग्राम दे रखा है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पर सुनिए, इसके बाद हम सेकंड प्रोसेस पे चलेंगे, रेस्पिरेशन। चलो तो फिर फर्स्ट प्रोसेस को अब कंप्लीट कर देते हैं। एक और बात बता दूं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, यहाँ पर इतने नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहाँ पर सेवरल एमसीक्यू, बहुत सारे प्रकार के एमसीक्यू भी बन सकते हैं इस टॉपिक में से। ध्यान से इस टॉपिक को जरूर समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इंजेक्शन जो कि फर्स्ट प्रोसेस होगा इसमें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जो फर्स्ट प्रोसेस होगा इंजेक्शन, क्या होगा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन माउथ। जब हम खाना अपने मुंह में रखते हैं, जब खाना हम अपने माउथ में रखते हैं उसे हम बोलेंगे इंजेक्शन। रखते के साथ ही प्रोसेस दूसरा शुरू हो जाएगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, टीथ, जो टीथ है माउथ में, क्या करेंगे, ब्रेक फूड इन टू स्मॉल पीसेस। जो टीथ है, जो दांत है, वे छोटे छोटे भागों में जो फूड है उसे तोड़ देंगे, ठीक है। अब साथ ही दूसरा प्रोसेस क्या होगा, माउथ में टंग क्या करेगी, टेस्ट फूड, जो टेस्ट बताएगा फूड का, ठीक है। और रोटेट इट इनसाइड द माउथ, और रोटेट करेंगे माउथ के इनसाइड में ये टंग, ठीक है। अब माउथ के अंदर ही एक और प्रोसेस आता है, सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर 1 2 ये दोनों सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करेंगे सलाइवा में से होगा, निकलेगा एंजाइम, जिसे बोलेंगे सलाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या करेगा, जो फूड में स्टार्च था उसे क्या कर देगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फूड पाइप जिसे हम बोलेंगे ओसोफेगस, वह क्या करेगा, स्टोमक में, इसको मुंह के माउथ से स्टोमक में भेज देगा। अब कैसे भेजेगा, पुश फूड इनटू स्टोमक, पुश करके भेजेगा। और इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। 1 मार्क एमसीक्यू में भी आ सकता है, आगे बड़े पेपरों में भी आ सकता है। पुश फूड इनटू स्टोमक, इसे बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। माउथ से स्टोमक में भेजा, कौन सी मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। फूड पाइप भी बोल सकते हैं और ओसोफेगस भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चलेंगे स्टोमक में आने के बाद क्या हुआ।
स्टोमक में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टोमक में आने के बाद स्टोमक के जो ग्लैंड्स थे उसने क्या रिलीज किए, गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया। उस गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें थी, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में भी और 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर सुनते जाओ, HCl क्या करेगा, जो किल्स करेगा जर्म्स को, जो फूड के साथ जो जर्म्स आ गए थे उसे किल कर देगा, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। यहाँ पर देखिए HCl में दो काम होंगे, किल करेगा जर्म्स को और एसिडिफाइंग द मीडियम, यह दो काम करेगा HCl, ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तीसरा म्यूकस क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, जो यहाँ पर HCl रिलीज हुआ था स्टोमक के अंदर, इसे बचा, इस जो यहाँ पर HCl जो एसिड रिलीज हुआ है स्टोमक के अंदर, यहाँ पर म्यूकस अगर ज्यादा मात्रा में अगर इफेक्ट करने लग जाता है स्टोमक को ये एसिड, तो जो ये मुकुस है ये स्टोमक को बचाता है इस एसिड से, कभी यह किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचा दे स्टोमक को, ठीक है। यह तीनों चीज गैस्ट्रिक जूस में से रिलीज हुए हैं और गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है स्टोमक के ग्लैंड में से, ठीक है। अब यहाँ से स्टोमक में से कहां पर जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक में से फूड कहां पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही जो लीवर में बाइल है यह दो चीज रिलीज करेगा, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही खाना, जो लीवर में बाइल है यह क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो बाइल जूस है एल्कलाइन द फूड, एल्कलाइन कर देगा, बेसिक नेचर कर देगा फूड का। क्यों कर देगा, यहाँ पर एक अगले जो आगे बढ़ेंगे जब ट्रिप्सिन नाम की एक चीज आएगी, वो ट्रिप्सिन जब भी एक्ट करेगा जब यहाँ पर फूड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो कौन करेगा एल्कलाइन, बाइल जूस करेगा जो कि बाइल में से रिलीज हुआ है। दूसरी चीज क्या रिलीज हुई, बाइल साल्ट, जो बाइल साल्ट में क्या करेगा, जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसे स्मॉलर पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जो बिग फैट है उसे स्मॉल फैट पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाइल जूस बाइल साल्ट, अब यह प्रोसेस बाइल वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेगा, जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया में से क्या रिलीज होगा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, पैनक्रियाज में, जो यहाँ पर ये पैनक्रिया है इसमें से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। उस पैनक्रियाटिक जूस में भी तीन चीजें होंगी, जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें थी, उसी प्रकार पैनक्रियाटिक जूस में भी तीन चीजें होंगी, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। यहाँ पर ट्रिप्सिन के मैंने बारे में बताया था, जब ये एक्ट करेगा जब बाइल जूस इसे अल्कलाइन कर देगा फूड को, यही रीजन था जब ये ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या कर देगा, ब्रेक कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इनटू शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च है उसे शुगर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर भी हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, सलाइवरी ग्लैंड वाली प्रोसेस में कि स्टार्च को शुगर में, जो बचा हुआ रह जाता है स्टार्च वो यहाँ पर भी क्या कर देता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। यहाँ पर ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो यहाँ पर प्रोटीन है उसे अमीनो एसिड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर तीसरा लिपिड, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसोरॉल, लिपिड क्या कर देगा, इसे यह क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, किसमें फैटी एसिड एंड ग्लाइसोरॉल में, ठीक है। इन दो चीजों में यह क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए यह था पैनक्रियाटिक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन का। अब तीसरा प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सबसे पहले इंजेक्शन फिर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या होता है, जो फूड हमने खाया था वो बिल्कुल वाटर सोल्यूबल हो चुका है, पानी की तरह हो चुका है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में है बट चुका है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन वाटर सोल्यूबल हो चुका है, उसके लिए अब उसी के अंदर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में 1-2 मार्क्स का विली। यहाँ पर देखिए विली क्या करता है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपना जो
एरिया है उसे इंक्रीज कर लेगा जितनी जरूरत होगी फूड के अनुसार। देखिए यहाँ पर बोल रखा है, एक तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक होता है, फिंगर जैसी इसकी शेप होती है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना एरिया क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। कौन? बिल्ली। ठीक है, अब बिल्ली क्या कर लेगा, उसको अपना एरिया इंक्रीज कर लिया, इसने खाना एब्जॉर्ब करके क्या कर लिया, ब्लड वेसल्स के पास भेज दिया। ब्लड वेसल से कहां पर जाएगा, बॉडी सेल्स के पास जाएगा, जब भी तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स के पास किसने भेजा, बिल्ली ने भेजा, ब्लड वेसल से सेल में गए जिससे एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पर लास्ट प्रोसेस क्या होगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर जाएगा खाना, अब जाएगा लार्ज, अब कहां पर जाएगा, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब यहां से जो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, अब यहाँ पर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वाटर जो फूड था कैसा हो चुका, वाटर सोल्यूबल हो चुका, पानी की तरह हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेगा, जो वाटर है, जो जरूरत की चीजें हैं उसे कर लेगा एब्जॉर्ब, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी का जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे क्या कर देगा, एनएस के द्वारा एक्सीवेशन, या वो एनएस के द्वारा क्या कर देगा, बाहर भगा दे। यह पूरा प्रोसेस था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का यह डायग्राम, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरह हमने जान लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं। अब हम करेंगे रेस्पिरेशन, जो कि सेकंड प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस का। अब रेस्पिरेशन को हम करेंगे पार्ट 2 में। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन से सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हमने सांस ली और सांस छोड़ दी, इनहेल एंड एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रेस्पिरेशन, इसका एक और प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड आल्सो इन्वॉल्व ब्रीथिंग या फिर गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पर लिख रखा है डेफिनेशन में, रेस्पिरेशन का काम एक और होता है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस वह प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी रिलीज करना किस में से, फूड में से, और साथ ही साथ आल्सो इन्वॉल्व ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, या फिर गैसेस एक्सचेंज, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और एक्सहेल करना यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना। ये डेफिनेशन कहलाएगी रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज करता है फूड में से, यह बात भी याद रखना। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसका ठीक अपोजिट दूसरा टाइप होता है रेस्पिरेशन का। एरोबिक का ठीक अपोजिट है दूसरा टाइप एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसमें प्रेजेंस हो किसकी, ऑक्सीजन की, जिसमें प्रेजेंस हो ऑक्सीजन की। ठीक है, ठीक इसका अपोजिट क्या है, एनएरोबिक, जो कि दूसरा टाइप है रेस्पिरेशन का, इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में प्रेजेंस थी ऑक्सीजन की, इसमें है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने है तो जान लिया एब्सेंस एंड प्रेजेंस, लेकिन ये करते क्या है, इससे होगा क्या, ये एब्सेंस ऑक्सीजन की तो क्या होगा, अगर प्रेजेंस ऑक्सीजन की तो क्या होगा। देखिए अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा, जो फूड है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो हमने खाना खाया है वह बिल्कुल तरह क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन किसका, फूड का, कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का। अगर अच्छी तरह फूड ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलेगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, एनर्जी हमें मिलेगी। लेकिन ठीक एरोबिक का अपोजिट क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो फूड है वह इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, अच्छी तरह ब्रेकडाउन नहीं होगा, इनकम्प्लीट प्रोसेस रहेगा, अच्छी तरह जो फूड है ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। अगर अच्छी तरह फूड ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा भाई, जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम रिलीज होगी। जो एनर्जी है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड द अमाउंट रिलीज इज वेरी लेस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है, बात समझ में। ऑक्सीजन है तो ज्यादा रिलीज होगी एनर्जी, और ऑक्सीजन नहीं है तो कम रिलीज होगी एनर्जी, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ फूड डिपेंड करता है इस चीज पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो हम उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन। अब इस फर्मेंटेशन के भी दो पार्ट होते हैं, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसका प्रोसेस मैं बताऊंगा, लेकिन जो ये किस चीज में, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये किस चीज में यूज किया जाता है बनाने के लिए, ये यूज किया जाता है बियर में, वाइन में, चीज में, जो कि हम सैंडविच से खाते हैं उसमें जो यूज होता है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ये इसमें इस प्रोसेस में यूज किया जाता है बनाने के लिए। और दूसरा मोस्टली टेक प्लेस इन यीस्ट। जो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ज्यादातर किसके अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है, YEAST, इसके अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है। और यीस्ट क्या है, यह हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि यीस्ट क्या है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो। ठीक है, अब दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, जो कि दूसरा टाइप है, तो ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाए, कहां पर, इन आवर मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स के अंदर क्या हो जाए, कमी हो जाए ऑक्सीजन की, जिसके कारण लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही आसान एग्जांपल लेता हूं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को समझाने के लिए बहुत ही आसान एग्जांपल मैं लेता हूं कि आप सभी जब वर्कआउट करते हैं तो थोड़े कुछ समय के बाद आपकी जो मसल से पेन करने लग जाती है। क्यों पेन करने लग जाती है, क्योंकि जो मसल से जो हमारी बॉडी है उसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, लिमिटेड ही ऑक्सीजन मिल पाता है। ठीक है, तो उसके कारण जब कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, कहां पर, इन आवर मसल सेल्स, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स पेन करने लग जाती। क्यों करने लग जाती, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर क्या रह गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जिसके कारण जो लैक्टिक एसिड है वो फॉर्म हो जाता है और साथ ही साथ एनर्जी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है, यह बात समझ में आई। इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा इसे समझाने के लिए। अब देखो, अब मैं आपको बात बता दूं कि मैंने बोला डेफिनेशन में, रेस्पिरेशन की द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जब फूड, वह प्रोसेस जिसके द्वारा फूड में से एनर्जी एनर्जी या फिर हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज रिलीज हो, कहां से, फूड में से। ठीक है, फूड से मोस्टली क्या रिलीज होता है, एनर्जी और ग्लूकोज। हम ग्लूकोज या फिर एनर्जी दोनों चीज बोल सकते हैं, ये रिलीज होता है फूड में से सबसे ज्यादातर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज जो कि हमें फूड से मिला, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब ये क्या है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो ये ग्लूकोज जिसे हम बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कहां से मिला, हमें फूड से मिला। ठीक है, तो ये ग्लूकोज प्यूरवेट PYRUVATE इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। कहां पर कन्वर्ट हो जाता है, कब कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे सेल्स है ना, जो हमारे बॉडी सेल्स है उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। जो ग्लूकोज है उस साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम बोलेंगे प्यूरवेट। ठीक है, इसमें यह ग्लूकोज प्यूरवेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखिए, अब इसके 3 रास्ते हैं। अब प्यूरवेट के 3 पाथ हैं, 3 रास्ते हैं कि किस किस प्रकार रेस्पिरेशन हो सकता है। देयर आर 3 वेज हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस। 3 रास्ते हैं रेस्पिरेशन के। पहले रास्ते को हम समझते हैं यहाँ से। देखिए, प्यूरेट है वो क्या बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, वाटर बना सकता है, एनर्जी बना सकता है। कब बना सकता है भाई, कब बना सकता है, किसकी प्रेजेंस में, सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। प्यूरवेट है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, वह क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी किसके अंदर बना देगा, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि किसके अंदर होता है, सेल के अंदर। इसके अंदर देखिए, साइटोप्लाज्म से में क्या हो गया, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, और जब ये साइटोप्लाज्म के बाद कहां पे गया,
कहाँ पर गया, जो प्यूरुवेट कन्वर्ट होने के बाद देखिए ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर प्यूरुवेट में कन्वर्ट हुआ। फिर क्या हुआ, जब ये आगे जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्यूरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये था पहला रास्ता, ये था फर्स्ट वे। अब सेकंड वे हम देखते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। मैंने यहाँ पर ये बात बताई थी, डिट्टो का डिट्टो यही पॉइंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहीं पर एक्सप्लेन कर रखा है। जो प्यूरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। कब, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कहां पर, हमारी मसल सेल्स के अंदर, जो कि मैंने बात यहाँ पर बताई। ठीक है, अब तीसरा रास्ता हम देखते हैं, तीसरा वे क्या है, तीसरा जो रास्ता वे क्या है, तीसरा, जब एब्सेंस हो ऑक्सीजन की, जब एब्सेंस हो ऑक्सीजन की, ठीक है, तो क्या बनाएगा, जो प्यूरेट है ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, कहां पर, इन यीस्ट, जो कि मैंने बताया है ज्यादातर ये किस में होता है, यीस्ट में होता है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये थे, ग्लूकोज किस में बढ़ जाता है, सबसे पहले प्यूरुवेट में, फिर इसके तीन वे हो सकते हैं, रेस्पिरेशन के तीन रास्ते हो सकते हैं, तीन पाथ हो सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की कमी में, और ऑक्सीजन ना हो जब। ठीक है, किसमें, यीस्ट में, इन आवर मसल सेल्स में, इन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखी है, एटीपी, जो एनर्जी है 38 एटीपी, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। मैंने यहाँ पर बताया था कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा फूड, तो उतनी ज्यादा मात्रा में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अगर जितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, कब होगी, जब अच्छी तरह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस थी और हमें एनर्जी भी उतनी ज्यादा मिली है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी मिली, 38 एटीपी, ये एंडोसाइन ट्रीफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, एंडोसाइन ट्रीफॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। एटीपी की फुल फॉर्म एंडोसाइन ट्रीफॉस्फेट। अब यहाँ पर देखिए, ये एटीपी है क्या, ये है एनर्जी की करेंसी, एनर्जी की जो करेंसी है, उसकी जो सेल्स एनर्जी की जो करेंसी है, उसे हम बोलते हैं एटीपी। जो एनर्जी है वे 38 एटीपी की फॉर्म में रिलीज हुई है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पे भी बहुत ही कम मात्रा में 2 या 3 एटीपी रिलीज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि मैंने ये सभी प्रोसेस बताते हैं, रेस्पिरेशन क्या है क्या नहीं है, एटीपी क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। यह बात ह्यूमंस के अंदर कैसे हो सकता है और प्लांट्स के अंदर, जो कि जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और यह 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए यहाँ पर मैं अपना उदाहरण ले लेता हूँ। मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन ली, कहां से ली, अपने नोज से ली। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे नोस्ट्रिल। अब देखिए, ऑक्सीजन नाक से लेने से क्या होता है, जो प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, जो हमारे ऑक्सीजन के साथ जो बाहर की एयर थी उसके साथ हमने नाक से सांस ली, साथ में जो बाहर जो डस्ट प्रेजेंट था वो हमारा जो नोज है, जो हमारा नाक है, उसे रोक लेता है, उन डस्ट पार्टिकल को यहीं पे नाक में जमा कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, ओके, तो नोस्ट्रिल का काम हुआ। अब नोस्ट्रिल से कहां पे जाएगी, ये जाएगी कहां पर, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। यहाँ पर देखिए, लंग्स के अंदर कैसे जाएगी, ये जाएगी फेर्नेक्स और लैरिंक्स के द्वारा। यह जो नोस्ट्रिल से जो नाक से सांस ली थी, फेर्नेक्स और लैरिंक्स के द्वारा ट्रेचिया में भेज दी गई। ट्रेचिया कहां पर है भाई, ट्रेचिया ये फेर्नेक्स है, यहाँ पर ये लैरिंक्स है। अपनी एनसीईआरटी में देखते रहे भाई, अपनी एनसीईआरटी साथ में खोले ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए। ठीक है, और भाई यहाँ पर है, इन दोनों के बाद आता है ट्रेचिया। ट्रेचिया देखिए, कैरीज ऑक्सीजन टू लंग्स। देखिए, नोस्ट्रिल ने क्या किया, ऑक्सीजन ली, फेर्नेक्स और लैरिंक्स के द्वारा ट्रेकिया के पास गई, पहुंच गई कैसे ना कैसे करके। अब ट्रेकिया क्या करेगा, ट्रेकिया कैरी ऑक्सीजन टू लंग्स, ये ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाएगा,
ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाएगा, ये लंग्स तक पहुंचाएगा। ट्रैकिया लंग, यहाँ पर ट्रैकिया ये ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाएगा। और जो ये लर्नेक्स है, देखिए फेरनेक्स ये हेल्प तो करते हैं ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए लंग्स में या ट्रैकिया में, तो वहां तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दूसरा काम क्या करता है लर्नेक्स, जो कि नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, फेरनेक्स, लर्नेक्स, LARYNX, ये वॉइस बॉक्स भी है। मैं बोल रहा हूँ ये साउंड कहाँ से रिलीज हो रही है, ये साउंड कहाँ से आ रही है, ये आ रही है वॉइस बॉक्स, जिसे हम बोलते हैं लर्नेक्स। ठीक है, ये लर्नेक्स जो मेरी आवाज है कहाँ से आ रही है, जब आप बोलते हो आवाज कहाँ से आती है, ये आती है वॉइस बॉक्स से, जो कि फेरनेक्स से नीचे लर्नेक्स है उससे आवाज आती है, उसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रैकिया के द्वारा लंग्स में अब ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अंदर आते ही तीन चीजें मिलेगी हमें, ब्रोंची, ब्रोंचियल्स, एल्वेली। एसआईटी डायग्राम खोल लीजिएगा भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्रोंची। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्रोंची। ठीक है, और ये जो एरिया है ये, अब जिसके द्वारा ये तो था भाई ब्रोंची, ठीक है, अब जिसके द्वारा ये लंग्स के अंदर घुस रहा है ऑक्सीजन, ये ब्रोंची। अब देखिए ये जो एरिया है ये क्या आएगा, ब्रोंचियल्स। ये क्या कहलाएगा, ब्रोंचियल्स। और ये जो मैंने बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना रखे ना, ये कहलाते हैं एल्वेली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एल्वेली जो कि 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखते जाओ, ऑक्सीजन ट्रैकिया ने लंग्स तक भेजा। अब यहाँ पर ब्रोंची से ट्रैकिया ने ब्रोंची के पास भेजा, जो कि यहाँ पर है। ब्रोंची कहाँ पर भेजेगा ऑक्सीजन, ब्रोंचियल्स के पास, जो कि यहाँ पर है। अब ब्रोंचियल्स कहाँ पर ऑक्सीजन भेजेगा, ये भेजेगा एल्वेली, जो कि क्या है, एल्वेली के पास यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ चुका है, जो कि क्या है, साइट भी है गैसेस ऑफ एक्सचेंज की। क्या है, एल्वेली क्या है, साइट है। ये किस चीज की साइट है, गैसेस एक्सचेंज की क्या है, साइट भी है। ठीक है, अब कैसे भाई, मैंने ब्रोंची, ब्रोंचियल्स और एल्वेली। अब यहाँ पर देखिए, जब एल्वेली के अंदर जो मैंने सांसें ली, तो क्या होगा, एल्वेली के अंदर जब वो हमने सांसें ली, एल्वेली के अंदर पहुंचते ही हमारी जो चेस्ट है वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ठीक है, और जब वे वापस जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कैसे करते हैं ये प्रोसेस बताऊंगा। तो हमारी जो बॉडी है वे क्या हो जाती है, जो हमारी चेस्ट है वे वापस क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब ऑक्सीजन एल्वेली के अंदर पहुंचा तो हमारी जो चेस्ट है वे क्या हो गई, फूल जाती है, चौड़ी हो जाती है। और जब वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो वापस कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, साइट गैसेस एक्सचेंज, इससे क्यों बोला मैंने, एल्वेली की जो वॉल्स हैं वे बिल्कुल क्या होती हैं, थिन होती हैं। एल्वेली की जो वॉल्स हैं, लिख लो ये पॉइंट साथ में, जो एल्वेली की वॉल्स है वे बिल्कुल थिन होती हैं। वहां से क्या होगा, वहां से जो ऑक्सीजन हमने लिया था वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था वो एल्वेली के द्वारा हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा, और लंग्स से ट्रैकिया में, फिर ऐसे प्रोसेस करते करते वापस हमारे नोस्ट्रिल से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। हमने ऑक्सीजन क्या थी, ली थी, ऑक्सीजन हमने ली और कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या किया, रिलीज किया। ठीक है, एल्वेली एक ऐसी साइट है जहाँ पे एक्सचेंज होती है गैसेस। एल्वेली जो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्वेली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पॉइंट भी लिख लेना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर एक गुब्बारे जैसा होता है, और इसकी जो वॉल्स है वे बिल्कुल क्या होती है, थिन होती है, पतली पतली होती है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे लंग्स में पहुंचती है, और इसके द्वारा लंग्स से फिर ट्रैकिया से और नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस था कहाँ का भाई,
रेस्पिरेशन का ह्यूमन बींग्स में। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है। रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपना ऑक्सीजन वे जो ग्लूकोज है वे बना लेते हैं। यह हमने न्यूट्रिशन में जान लिया था, न्यूट्रिशन में हमने यह बात जानी थी कि ग्लूकोज ये बना लेते हैं। लेकिन जब ये प्लांट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, जब ये ग्लूकोज है C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं वाटर यानी H2O, साथ में एनर्जी भी रिलीज करेगा। देखिए अब मैं सीधी बात बता दूं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसमें 2 पॉइंट आएंगे। ट्री के रेस्पिरेशन में 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट होगा कि गैसेस जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग या फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है ट्री में, ये होता है ट्रीज की लीव्स के द्वारा, ट्रीज के स्टेम के द्वारा, और जो ट्रीज हैं उनके अंदर जो ट्रीज की जड़ें होती है, जो रूट्स होती हैं, उन पे जो हेयर होते हैं, रूट्स हेयर के द्वारा भी जो गैसेस एक्सचेंज होती रहती हैं। 3 चीजों के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होती हैं, स्टीम, लीव्स एंड रूट्स हेयर के द्वारा जो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ट्री। अब दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि ये एनर्जी कैसे बनाते हैं, एनर्जी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला, वाटर हमें मिला, एनर्जी हमें मिली। यहाँ पर एनर्जी हमें मिल चुकी है तो भाई यही कहलाएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरह कवर कर लिया है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 3 है। और यह टॉपिक बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें हार्ट का प्रोसेस आ जाता है, इसमें प्लांट्स का प्रोसेस आ जाता है, इसमें बहुत ही डीप स्टडी है। तो भाई यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब यह वीडियो कंप्लीट होगी मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो एंड होने के बाद आपको इस टॉपिक में से डाउट आ जाए तो मेरी गारंटी है। और साथ में मैं हर एक पॉइंट बताता चलूंगा कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार के कितने नंबर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और टुडे थॉट इज दैट, टुडे मोटिवेशनल कोट इज दैट, टुडे इज डिफिकल्ट, tomorrow is much difficult and the day after tomorrow is beautiful, but many of person will die in tomorrow evening। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है it is a process of transferring substances from one place to another। ट्रांसपोर्टेशन से सेंस निकल के आ रही है ट्रांसपोर्ट यानी वह प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक जो सब्सटेंस या कुछ चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाए। यह तो भाई डेफिनेशन हो गई ट्रांसपोर्टेशन की, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, डीप से बताऊंगा। अब यहाँ पर देखते हैं जब ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फिर हम समझेंगे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन 2 तरीकों से होता है, 2 चीजों से होता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ब्लड से होता है और दूसरा होता है लिम्फ से, LYMPH, लिम्फ से होता है। 2 चीजों से होता है ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, एक ब्लड और एक लिम्फ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लड को समझेंगे फिर प्लाज्मा को समझेंगे, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो यहाँ पर देखिए ब्लड, प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, RBC यानी रेड ब्लड सेल, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या है भाई, ये कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है, कंपोनेंट्स है जिससे ब्लड बना हुआ है। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं भाई, एक तो प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो अब इनका फंक्शन समझते हैं, इन 4 को क्या फंक्शन है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा में का क्या है भाई सिस्टम, 90 to 92% वाटर, प्लाज्मा में 90 से 92% तक, 90 से 92% तक क्या रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। 6 to 8% प्रोटीन होता है और साथ ही साथ मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स यानी विटामिन भी होती हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो, RBC, WBC आर आल्सो डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ही रेड ब्लड सेल यानी RBC और व्हाइट ब्लड सेल WBC होते हैं। तो ये 2 पॉइंट भाई प्लाज्मा
प्लाज्मा। अब यहाँ पर जानती है कि डिसॉल्व तो होती ही है प्लाज्मा के अंदर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आरबीसी का भाई क्या सिस्टम है। देखो आरबीसी के अंदर होता है आयरन रिच पिगमेंट, आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर होता है रिच आयरन पिगमेंट, आयरन रिच पिगमेंट, यानी कौन सा होता है, हेमोग्लोबिन इज फाउंड। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन मिलता है जो कि क्या है भाई, एक रिच पिगमेंट है आयरन का। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ब्लड की कमी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आयरन की मेडिसिन लो, आयरन की मेडिसिन लो, क्योंकि जो आपका हेमोग्लोबिन है वो एक सही लेवल पे आ जाए। और जब हेमोग्लोबिन है तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। यह बात भी याद रखना, ऑक्सीजन के साथ जब हेमोग्लोबिन कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिससे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह होती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है। देखो भाई हमें कई बार क्या हो जाता है, किसी प्रकार की डिजीजेस हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। एग्जांपल यहाँ तक मैं फीवर का ले लेता हूँ, हमें बुखार हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम हार्मफुल डिजीजेस। हमें यह इन्फेक्शन से, किसी प्रकार की बीमारी से हमें यह डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हमें बचाते हैं। तो यहाँ पर अब चौथा कंपोनेंट हम देखते हैं प्लेटलेट। इट्स फंक्शन इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग यानी रोक देना, ब्लड की क्लॉटिंग करता है। भाई समझो, जब आपको कभी चोट लगी होगी या फिर और किसी को लगी होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद जो ब्लड है जहां पर चोट लगी है वहां से निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्लेटलेट ने अपना फंक्शन निभा दिया। क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं, जो कि जो प्लेटलेट्स हैं वह उस ब्लड की कोटिंग कर देता है, उस ब्लड को रोक देता है बाहर निकलने से। तो प्लेटलेट ये फंक्शन निभाता है। तो ये चार कंपोनेंट के मैंने फंक्शन भी बता दिए और ब्लड के चार कंपोनेंट के मैंने फंक्शन बता दिए। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो ब्लड है, वे ब्लड है, हमें पता है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, रेगुलेट करता है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पूरी बॉडी में क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, लेकिन किस प्रकार रेगुलेट करता है, डेफिनेशन में भी हमने बोला था सब्सटेंस फ्रॉम वन, ट्रांसफरिंग सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। देखो भाई देखो, किस हम ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कार, स्कूटी, बस, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन किस चीज के द्वारा जाती हैं, जब इनमें पेट्रोल डालते हैं जब भी जाते हैं, यानी ये पेट्रोल के द्वारा चलती है ये ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे जो बॉडी का ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, ये जाता है हार्ट के द्वारा। जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस है वो एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल के द्वारा जाती है, तो उसी प्रकार हमारी बॉडी का जो ब्लड रेगुलेशन होता है वो किस चीज के द्वारा होता है, वो होता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, यहां पर बन जाता है 5 नंबर का इंपोर्टेंट, 5 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि हार्ट का पूरा प्रोसेस यहां पर बता दूं। उससे पहले मैं एक दो पॉइंट बता दूं कि जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये कार्डिक मसल से बना हुआ है। कार्डिक मसल्स बहुत ही स्पेशल मसल है जो कि सिर्फ हार्ट में ही मिलती है। तो ये बात भी याद रखना, जो कि आपके एमसीक्यू में भी, जो कि आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है, कार्डिक मसल या मस्कुलर ऑर्गन है। तो अब यहाँ पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पर आप जो अपनी एनसीईआरटी बुक है पेज नंबर 92, जो ये हार्ट डायग्राम है, जो पॉइंट मैं बोलता जाऊं साथ साथ में यहाँ पर अपने एनसीईआरटी इस डायग्राम में देखते जाना, ताकि आपको समझ में आ जाए हर प्रोसेस के बारे में और कहां पर क्या चीज मैं बोल रहा हूँ ये आपको बातें समझ में आ जाए। ये पेज खोलो और यहाँ पर जो वर्ड बोलूं यहाँ पर देख लेना ये डायग्राम में कहां पर लिख रखा है। तो मैंने ये हार्ट डायग्राम यहाँ पर इस सिंपल डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा, तो यह अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल लेना। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें पता है कि हमारी ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पर हार्ट के द्वारा ये पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, देखो भाई हमारी जो इम्प्योर ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे वेना कैवा, एक पाइप है वेना कैवा के द्वारा कहां पर जाएगा, ये जाएगा राइट
एट्रियम में। अब यहाँ पर पहले मैं पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये होगी राइट साइड, ये होगी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। पहली बात ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये राइट लेफ्ट और ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल, ऊपर वाली एट्रियम है और नीचे वाली क्या है, वेंट्रिकल है। ये मैंने बात बता दी। अब सुनते जाओ, जो इम्प्योर ब्लड है वे प्योर कैसे होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि वह ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा? जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसमें ऑक्सीजन कैसे आएगा? वह पूरा प्रोसेस कौन निभाएगा? हार्ट निभाएगा। कैसे निभाएगा? जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में से क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कहां से हमारी पूरी बॉडी में से क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा डायरेक्ट कहां पर? राइट एट्रियम में, ठीक है भाई। हार्ट के अंदर इसने एंटर किया सबसे पहले, कहां पर एंटर किया? इम्प्योर ब्लड ने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, ये इसने एंटर किया राइट एट्रियम में। कहां, किस चीज के द्वारा किया? ये क्या? वेना कैवा वॉल के द्वारा। ये क्या? वेना कैवा, ये क्या है? वेना कैवा वॉल, जिसके पाइप, वेना कैवा पाइप, जिसके द्वारा राइट एट्रियम में जो इम्प्योर ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा। अब यहां पर देखो भाई, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में यह अब पास होगा, यहां पर पहुंच गया, ठीक है, इम्प्योर। अब यहां से कहां पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब इस चीज राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए इसके बीच में आती है एक वाल्व। इसके बीच में क्या आती है? एक वाल्व आती है, VALVE। अपने एनसीईआरटी में देखते रहो भाई डायग्राम में, ठीक है। इस वाल्व के द्वारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। अब ये वाल्व क्या करता है? जो अब यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड है, जो लिक्विड है, वो एक बार पास हो गया तो ये वापस यहाँ से वापस राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये वापस नहीं जा सकता। इसमें ओनली वन फ्लो इज देयर, ओनली वन वे फ्लो, ओनली वन वे फ्लो प्रोसेस विल टेक इन वाल्व। ओके, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद वापस यह राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होगा? यहां से ये जाएगा एक पाइप के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं, इस पाइप को हम बोलते हैं पल्मोनरी। एनसीईआरटी में देखते रहिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है? राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होकर के ये कनेक्ट होगी लंग्स से। किससे कनेक्ट होगी? ये लंग्स से ये क्या होगी? कनेक्ट होगी, ठीक है। अब इस लंग से राइट, यहां तक तो क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब ये कहां पर जा रहा है? लंग्स में। किस चीज के द्वारा जा रहा है? मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाएगा। लेकिन किस चीज के द्वारा जाएगा? किस पाइप के द्वारा जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कनेक्ट करेगी, वो कहां पे भेजेगी? लंग्स में भेजेगी। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर अब हमारा जो राइट पोर्शन का प्रोसेस है वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी ने यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया। अब यहां से लंग्स में से दूसरी एक और पाइप निकलेगी जो कि कनेक्ट हो जाएगी इसमें लेफ्ट एट्रियम में, जो कि क्या है? ये है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो भाई देखो, ये थी पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स में कनेक्ट हो रही थी, क्या भेज रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब लंग्स में से दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रियम में क्या जुड़ रही है? पल्मोनरी वेन। अब इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड बन चुका है। अब ऑक्सीजनेटेड बन करके पल्मोनरी वेन के पाइप के द्वारा अब ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करके अब वाल्व के द्वारा, जो कि मैंने यहाँ पर भी बात बताई थी, अब इसके द्वारा लेफ्ट एट्रियम के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करके पूरी बॉडी में अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में ये ब्लड क्या कर देगा?
फ्लो कर जाएगा, पूरी बॉडी में क्या करेगा, यह फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर भाई मैंने सिंपल तरीके से बताया है कि वेना कैवा के द्वारा ब्लड अंदर आता है, कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, फिर वे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के द्वारा कहां पर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, क्या जाता है, इम्प्योर ब्लड, जिसे मैं बोल रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किस चीज के द्वारा जाता है, वे जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड था वे क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ऑक्सीजनेटेड बन करके किस पाइप के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, वे आता है लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, जो कि अभी ऑक्सीजनेटेड बन चुका है, जिस ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन आ चुका है, वे प्योर ब्लड बन चुका है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में यह क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है इस हार्ट के अंदर, डबल सर्कुलेशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल सर्कुलेशन क्या है? अब देखो भाई, जो हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, देखो भाई, एक बार तो जो इम्प्योर ब्लड था वो आया यहां तक, राइट वेंट्रिकल के बाद लंग्स तक पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लंग्स में से दोबारा आकर के हार्ट में आया, एक बार हार्ट में आया इम्प्योर, फिर लंग्स में से दोबारा प्योर बन के दोबारा हार्ट में आया। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर आया ब्लड, ठीक है, और एक बार दूसरी बार यहाँ पर आया, तो ये क्या हो गया, डबल टाइम हो गया, तो इसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। तो आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने बोला कि अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड क्या कर जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन पूरी बॉडी में किस चीज के द्वारा, कौन से रास्ते हैं जिसके कारण पूरी बॉडी में जो ब्लड है वे फ्लो होता रहता है, तो वे होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स क्या है भाई, ब्लड वेसल्स में 2 चीजें आती हैं, ब्लड वेसल्स में एक आर्टरी आती है और एक वीन्स आती है। एक आर्टरी और वीन्स के द्वारा पूरी बॉडी में ये 2 पाइप हैं, ये 2 रास्ते हैं जिसके द्वारा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड, ठीक है। अब आर्टरी क्या है, ये इसका कलर होता है रेड कलर। एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आर्टरी और विन का, ठीक है। तो आर्टरी है वो रेड कलर की है, जो विन्स है वो ब्लू कलर की है। आर्टरी है, ठीक है, वे थिक ब्लड कैपिलरीज है, यानी ये थोड़ी थिक है और मोटी है, थोड़ी बारी है, लेकिन जो विन्स है थीन है, वे हल्की ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आर्टरी है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरीज है वे कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर जी आपने तो बोला था यहाँ पर कि जो आर्टरीज है वे क्या कैरी करती है, वे कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे भी आपने बताया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके ये आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिर्फ इसको छोड़ करके, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। और ठीक अपोजिट इसमें है, ठीक डिटो डेफिनेशन इसमें है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, वीन्स कैरी करती है। लेकिन आपने तो बताया था यहाँ पर हार्ट में तो ऑक्सीजन, लंग्स से जो हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वे क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर तो आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए बोले, यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन है कि जो पल्मोनरी वेन है इसे छोड़ करके क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ये करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़ करके। तो ये थी ब्लड वेसल्स के, जो कि पूरी बॉडी में प्रोसेस निभाती है। अब यहाँ पर आता है, मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन हार्मोन भी 2 चीजों के द्वारा होता है, एक तो ब्लड के द्वारा और एक लिम्फ के द्वारा। ब्लड का मैंने बहुत ही अच्छी तरह बताया, हार्ट के बारे में मैंने बताया, हार्ट के द्वारा ये पूरा प्रोसेस होता है। अब मैं बताऊंगा कि लिम्फ के द्वारा कैसे होता है। लिम्फ 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 क्या है, लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है भाई, एक ये है लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड। 1 मार्क एमसीक्यू बनेगा भाई, 1 मार्क एमसीक्यू बनेगा, एक ये टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। अब ये लिम्फ बनता कैसे है, लिम्फ बनता है कैपिलरीज के द्वारा, लिम्फ बनता है कैपिलरीज के द्वारा। अब कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज वे है जो कनेक्ट करे आर्टरी को और वेन्स को,
जो आर्टरी को और वेन्स को कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, अब इस कैपिलरीज के अंदर भाई छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं। क्या होते हैं? छेद होते हैं। इन छेद से कई बार क्या हो जाता है, प्लेट प्लाज्मा और ब्लड के कुछ सेल्स और प्रोटीन रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? क्या क्या रिलीज हो जाता है? ये रिलीज हो जाता है भाई कई बार प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल रिलीज हो जाते हैं। कई बार कैपिलरीज के पोर्स में से क्या हो जाते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल रिलीज हो जाते हैं, जो कि बना देते हैं लिम्फ, जो कि फ्लूइड है। कहां पर भाई रिलीज हुए? कहां पर हुए? ये टिश्यू के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाकर बन जाते हैं, वहां पर जाकर के लिम्फ फ्लूइड बन जाता है। कहां पर बनता है ये बनता है टिश्यू में, क्योंकि जो रिलीज हुए थे कैपिलरीज के छेद में से क्या हुए थे रिलीज, ये तीन चीज रिलीज हुई थी। ये कहां पर? ये टिश्यू के अंदर जाकर के क्या बना लेते हैं, फ्लूइड बना लेते हैं, जो कि है टिश्यू फ्लूइड, जो कि जिसे हम बोल रहे हैं लिम्फ। अब लिम्फ ने प्रोसेस क्या निभाई भाई? दो प्रोसेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 2 नंबर में आ सकता है, या फिर ज्यादा चांस रहेंगे कि इसमें से एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। मैंने इंटेस्टाइन के बारे में बताया था, जो कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल यानी न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो इसमें मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन के बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखो इसका लिम्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब किया और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है क्या, फैट। ठीक है, ठीक है, कहां से? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है फैट को। कौन? लिम्फ। अब इसका दूसरा फंक्शन देख लो, इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। जो एक्सेस, जो टिश्यू में जो खराब मटेरियल है, जो काम के लिए नहीं है, उसे क्या कर देता है, उसे वहां से साफ कर देता है, उसे वहां से निकाल देता है, हमारे बॉडी से उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, लिम्फ ये भी प्रोसेस निभाता है, जो मेटाबॉलिज्म, जो खराब चीजें प्रेजेंट है टिश्यू में, उसे निकाल देता है। तो ये पूरा प्रोसेस था भाई ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब सेकंड प्रोसेस हम समझेंगे ऑर्गेनिज्म का, कि सेकंड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। कि प्लांट के अंदर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट के अंदर होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट थ्रू टिश्यू। प्लांट के टिश्यू के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर। कौन से टिश्यू होते हैं? एक तो भाई जाइलम टिश्यू है और दूसरा क्या है, फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यू हैं किसके, प्लांट की। अब देखते हैं भाई, अब यहाँ पर देखते हैं जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इसके लिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं अभी क्लियर पॉइंट, आपको बोर्ड में क्या लिखने है मैं पॉइंट लिख देता हूँ और साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। तो मैंने बताया था कि दो टिश्यू के द्वारा होता है जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम किस प्रकार से अपना वर्क करता है और फ्लोएम किस प्रकार से अपना वर्क करता है। सबसे पहले हम जानते हैं जाइलम को, फिर हम फ्लोएम टिश्यू को जानेंगे। ठीक है, फिर हम फ्लोएम टिश्यू को जानेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जो जाइलम है क्या करता है, कैरी वाटर एंड फूड, कैरी करता है वाटर को, पानी को और फूड को, खाने को, अपवर्ड फ्रॉम रूट। यानी फर्स्ट पॉइंट है रूट से क्या करता है, कैरी वाटर, पानी को लेता है, फूड को लेता है और क्या करता है, अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाता है। और दूसरी बात, यूनिडायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। भाई यूनिडायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, हमेशा ये ऊपर की डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, कभी भी ये नीचे की डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, सिर्फ ये ऊपर ही लेके जाएगा। जो फूड वाटर, जो इसे चीज मैटेरियल लेके जाना है, सिर्फ ऊपर यूनिडायरेक्शनल ही वर्क करता है। इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये किसके प्रिंसिपल ऑफ वर्क करता है, ये वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पर, ट्रांसपिरेशन। अब भाई ये टर्म है, ये टर्म ट्रांसपिरेशन 2 नंबर का पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर टू वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। यानी यहां पर बोला गया है कि जो पानी है वो लॉस हो जाए, यानी जो पानी है वो किस में बदल जाए, वेपर में। कहां पर, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, जो रूट से ऊपर वाले पार्ट होते हैं ना भाई, वो रूट से ऊपर वाले पार्ट, यानी लीव्स, स्टीम्स,
एंड जो भी चीजें होती हैं ये इसे बोलते हैं एरियल पार्ट्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से वाटर गया और ये क्या करती हैं, लीव्स जो है वैक्यूम बना लेते हैं, या इस बात को भी छोड़ो, ये क्या करती हैं, एरियल पार्ट, ये एरियल पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, जो पानी है वो किस में बदल जाता है, वे वेपर के फॉर्म में बदल जाता है, क्योंकि और वेपर के फॉर्म में बदल के लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके द्वारा यह गैसेज एक्सचेंज यानी यह जो वेपर है निकल जाता है, गैस जो जिसे मैं वेपर बोल रहा हूं, ये स्टोमेटा के द्वारा निकल जाता है लीव्स में से। ठीक है, तो भाई इसने क्या किया, ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर में बदल गया और एरियल पार्ट यानी जो ऊपरले जो पार्ट थे लीव स्टीम इनके द्वारा निकल गया स्टोमेटा से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रोसेस बताता हूँ, फ्लोएम टिश्यू क्या प्रोसेस करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, फूड जो फूड है वो लीव्स और अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जो फूड प्रेजेंट है उसे लीव्स से या फिर जितने भी पार्ट है प्लांट में हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। फ्लोएम हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाता है और इसकी डायरेक्शन बाई डायरेक्शन फ्लो, इसमें यूनि डायरेक्शन थी, सिर्फ एक डायरेक्शन, इसमें बाई डायरेक्शन, इसमें दोनों तरफ थी। ये खाना ऊपर भी लेके ऊपर भी पहुंचा जा सकता है, पहुंचा सकता है, और ये खाना नीचे ऊपर दोनों तरफ पहुंचा सकता है, नीचे भी पहुंचा सकता है और ऊपर भी अपना खाना यह पहुंचा सकता है। इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया फूड लीव से और अदर पार्ट, यानी जो फूड था वो लीव में भी भेजा है और जो जितने भी पार्ट थे प्लांट के सभी पार्ट्स में इसने भेज दिया। बाय डायरेक्शन फ्लो, ये भी मैंने बताया, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलोकेशन, ये वर्क करता है किसके, ट्रांसपिरेशन पर, और किसके प्रिंसिपल, ये फ्लोएम किसके प्रिंसिपल वर्क करता है, ये करता है ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क का, या फिर इन दोनों के बीच में ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो कि एक स्पेशल इंपॉर्टेंस लेके चलेंगे अपने आप की। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जो मैंने बात यहाँ पर बताई थी वही बात यहाँ पर मैं दोबारा दोहरा हूँ, यही स्टेटमेंट है भाई। यहाँ पर फ्लोएम का ये पॉइंट है और यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन सेम है। यहाँ पर क्या किया, जो फूड था वो लीव्स और अदर पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है, कौन, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन थी। तो भाई ये 3-4 पॉइंट थे, यह जरूर लिख लेना। और भाई आज का यह टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा लास्ट पार्ट होगा एक्सीडेशन, जो कि लास्ट पार्ट प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यह हमारा लास्ट पार्ट होगा। एक्सीडेशन क्या है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी साथ में जानेंगे। और यह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या तो हम नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे या फिर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे। तो फिर कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का। तो एक्सीडेशन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस मेटाबॉलिक वेस्ट यानी जो काम के लिए नहीं है, उसका रिमूव कर देना क्या कहलाता है, एक्सीडेशन कहलाता है। तो एक्सीडेशन हम प्लांट के अंदर समझेंगे और एनिमल वो ह्यूमन बीइंग के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सीडेशन कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर किस प्रकार होता है। एक्सीडेटरी इन ह्यूमन बीइंग्स का डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है और साथ साथ में अपने एनसीईआरटी बुक में देख ले ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अपने डायग्राम में देखते रहना, ठीक है, एनसीईआरटी के। चलो तो फिर मैं शुरू करता हूं आज का टॉपिक और लास्ट टॉपिक। तो देखो भाई, जो ये डायग्राम है ये है ह्यूमन एक्सीडेटरी सिस्टम का। ये जो पेयर है ये पेयर है किडनी के, ये जो पाइप है ये है रीनल आर्टरी जो कि ब्लड कैपिलरीज के हैं। रीनल आर्टरी है ये जो कि रेड कलर में होती है, ये है रीनल वेन जो कि ब्लू कलर में होती है। इसके बाद जो किडनी ये कनेक्ट है किससे, यूरेटर से, जो कि थोड़ी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कनेक्ट है किससे, यूराइनरी ब्लैडर से, और यूराइनरी ब्लैडर के बाद आता है लास्ट में यूरेथ्रा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात बता दूं कि किडनी क्या करेगी। किडनी जो कि कलर होता है उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, किसका, किडनी का। बीन शेप ऑर्गन, जिसका शेप कैसी होती है, बीन शेप ऑर्गन होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार अपने एनसीईआरटी में भी देखते रहिएगा। रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को। जो ब्लड के अंदर वेस्ट है उस वेस्ट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, और जो ये किडनी है ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे
थोड़ी बैक लगभग इस एरिया में होती है, जो कि बैकबोन पे के आसपास हमारे होती है। ठीक है, तो चलो भाई अब हम चलते हैं, किडनी किसके साथ कनेक्ट है? यूरेटर। यूरेटर जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था किडनी में, ठीक है, वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। चलो तो फिर अब हम पूरा प्रोसेस समझते हैं कि किसका क्या प्रोसेस और ये किस प्रकार वर्क करता है। जो रीनेल आर्टरी, मैंने बताया कि किडनी क्या करता है, जो फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्टर करता है किसको? ब्लड को। तो जो रीनेल आर्टरी जो कि रेड कलर में है, इसके द्वारा जो इम्प्योर ब्लड है वो आएगा और ये दोनों किडनी में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, किडनी के अंदर जब यह ब्लड आया रीनेल आर्टरी के द्वारा, किडनी के अंदर आया रीनेल आर्टरी के द्वारा ब्लड, कौन सा? जो इम्प्योर है उसका क्या होगा, किडनी के अंदर वह ब्लड फिल्टर हो जाएगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वह सेपरेट हो जाएगा। किसके अंदर? वेस्ट प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा किसके अंदर? किडनी के अंदर। और जब वह प्योर होकर के रीनेल वीन के द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। रीनेल आर्टरी से अंदर आया, किडनी में क्या हुआ, जो वेस्ट प्रोडक्ट था ब्लड के अंदर वो सेपरेट हो गया और वापस रीनेल वीन के द्वारा बाहर चला जाएगा। और जो वेस्ट फॉर्म हुआ ये यूरेटर के द्वारा, जो ये यूरेटर, जो ये पाइप है, ये ट्यूब है, इन चीज के द्वारा ये जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में, किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यहां पर कुछ समय के लिए क्या होगा, जो वेस्ट वो हो जाएगा स्टोर, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद ये यूरेथ्रा के द्वारा हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिटेल से प्रोसेस समझेंगे कि हमने फंक्शन तो जान ली कि किसका क्या फंक्शन होता है, लेकिन सवाल ये बनता है व्हाट हैपन इनसाइड द किडनी सो दैट इट क्लीन द ब्लड। ऐसा क्या होता है कि किडनी जो ब्लड को क्लीन कर देती है? हमने यह तो देख लिया था सबसे पहले कि किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, लेकिन किस प्रकार करती है यह अब हम यहाँ पर जानेंगे। किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन, NEPHRON। नेफ्रॉन क्या करेगा? नेफ्रॉन ये क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, जो कि फिल्टर करता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये नेफ्रॉन का क्या है? स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे कि किडनी के अंदर ब्लड से कैसे अलग होता है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब व्हिच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज बोयमैन कैप्सूल। जो नेफ्रॉन है ये थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कनेक्ट है किससे? एक कप शेप से। किससे? एक कप शेप से, जिसे हम बोलते हैं बोयमैन कैप्सूल। और दूसरी ओर किससे कनेक्ट है? ये है डक्ट से। नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब है जो कि कनेक्ट है बोयमैन कैप्सूल, जो कि कप शेप है, और किससे? डक्ट से। ये दो चीजों से कनेक्ट है, बोयमैन कैप्सूल से और डक्ट से। बात समझ में? अब देखो भाई, ठीक है, अब रीनेल आर्टरी के द्वारा किडनी के अंदर जाता है और प्योर होके कहां पे, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग होके रीनेल वेन के द्वारा बाहर निकल जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आया जो ब्लड जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है, वो जाएगा डायरेक्ट किस में? अंदर आया रीनेल आर्टरी के द्वारा किडनी में पहुंच गया। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के अंदर होता है बोयमैन कैप्सूल, जो कि कप शेप में होता है। इसके अंदर क्या होगा? जो ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है वो पहुंचेगा बोयमैन कैप्सूल के अंदर। बोयमैन कैप्सूल के अंदर पहुंचते ही ये क्या करेगा? बोयमैन कैप्सूल जो ब्लड है उसमें जो वेस्ट है उसे कर देगा सेपरेट। उसे क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। ब्लड को सेपरेट कर देगा और वेस्ट को क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। ठीक है, अब इस बोयमैन कैप्सूल से निकल घूमते फिरते ये कहां पे जाएगा? जो ब्लड प्योर हो चुका है, जिससे वेस्ट अलग हो चुका है, वे कहां पे जाएगा? हैनल लूप में। इस ट्यूब से कहां पे जाएगा? ये जाएगा इस यू शेप स्ट्रक्चर, जैसे कि इसका नाम है हैनल लूप। जब यह ब्लड हैनल लूप के अंदर आएगा तो क्या करेगा? हैनल लूप क्या करेगा? वाटर कर लेगा एब्जॉर्ब। वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। कहां से? ग्लूकोज में से। ठीक है भाई, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और यूराइन, 2 8 ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड यूराइन में से क्या कर लेगा? हैनल लूप वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा।
अब जो बाकी वेस्ट रह गया जो बिल्कुल भी काम का नहीं है वो यहां से कहा जाएगा, हैनल लूम में से किससे कनेक्ट हो रहा है, ये डक्ट से। अब इस डक्ट से क्या होगा, ये जाएगा यूरेटर में, इससे यूरेटर में जाएगा, ठीक है, यूरेटर में से कहां पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यहां पर कुछ समय के लिए स्टोर होकर के कहां पे, यूरेथ्रा के द्वारा ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बात समझ में, ठीक है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पे हमने फंक्शन जान लिए, पार्ट्स जान लिए। अरे किडनी किस प्रकार करती है, नेफ्रॉन एक यूनिट है उसके द्वारा करती है, जो कि 1 नंबर का एमसीक्यू में बनता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। हमने पूरा प्रोसेस जान लिया। वो मैन कैप्सूल कर देगी वेस्ट प्रोडक्ट को अलग, और हैनलो को वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्लूकोज एसिड और यूराइन में से, और फिर जो बाकी का वेस्ट वो डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से इसमें, और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमने ह्यूमन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि प्लांट में किस प्रकार से भाई होता है एक्सीडेशन, प्लांट में किस प्रकार से होता है। ह्यूमन के बारे में तो जान लिया। प्लांट में 3 चीजों के द्वारा होता है, गैस इज वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड वेस्ट को। देखो भाई, आपने देखा होगा कि पत्ते कई बार जब पेड़ पे से झड़ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई पत्ते झड़ गए। ठीक है, तो वे पत्ते कैसे हैं, वे आते हैं सॉलिड वेस्ट में, जैसे कि लीव्स। सॉलिड वेस्ट में क्या है, एग्जांपल लीव्स, क्योंकि वह पत्ते जो लीव्स थी वे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है किसके लिए, प्लांट के लिए, इसलिए वह एक्सीडेट कर दिए प्लांट में। ठीक है, वाटर, आपने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जो कि पिछला टॉपिक था उसमें आपने ट्रांसपीरेशन के बारे में समझा होगा, जिसमें क्या होता है, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये पूरा प्रोसेस, ये सभी चीजें हमने अब तक जान ली है, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। तो ये ट्रांसपीरेशन के द्वारा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो लिक्विड वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा, और गैसेस वेस्ट जैसे कि वाटर, वेपर, ऑक्सीजन, ये भी स्टोमेटा के द्वारा गैस की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो प्लांट में 3 चीजों के द्वारा बाहर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, एक तो गैसेस वेस्ट और एक लिक्विड वेस्ट। अगर अधिक मात्रा में पानी हो जाता है तो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। सॉलिड वेस्ट, लीव्स, जो लीव्स को क्या कर देगा, गिरा देगा, उसे छोड़ देगा, अपने प्लांट क्या कर देगा, धरती पे गिरा देगा, यानी वह वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो अब यहां पर हमारा चैप्टर क्या हो गया है, लाइफ प्रोसेस, इसे कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है तो भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप डाउट लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में कर देना, आपके 24 घंटे के अंदर आपके डाउट का आंसर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने हैं, नोट्स लेने हैं, तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके अभी की अभी मेरे पास कमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो फिर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर। अब हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि नोट्स जरूर बना लेना, हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूं। तो आज क्लास यहीं पर खत्म होती है।